नमस्कार, आज की हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में नैना यादव। और सबसे बड़े दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में रैली की और यूपी में भ्रष्टाचार की 4 किस्म बताए। इस चुनावी भाषण में पीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी तीखे हमले किए। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। नजराना यानी काम कराने के पहले मुहूर्त का देना, मुहूर्त का। अच्छा ये रख लो, काम देख लेंगे। मुहूर्त का शुक्राना, काम होने के बाद बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, ले लो। हकराना, क्या समझते हो ये कुर्सी पे कौन बैठा है मालूम है? फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगी। हक है हमारा, दे दो। ये हकराना वाले हैं। और चौथा है काम भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, दे निकाल पैसे, जबराना। भाई जो बहनों, गरीबों की बातें करने वाली सरकारें बहुत आगे गई हैं। ये सरकार है जो गरीबों के लिए है, और इसलिए है कि मुझे गरीबी देखने के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। गरीबी समझने के लिए मुझे किसी झुग्गी झोपड़ी में कैमरा लेकर के यात्रा नहीं करनी पड़ती। मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, गरीब मां की हाथों से खाना खाया है, इसलिए मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। यूपी के सबसे बड़े दंगल को लगातार दूसरी बार जीतने की कवायद में जुटे अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश के अनुसार उनसे विकास कार्यों का हिसाब मांगने वाले पीएम मोदी को अपने काम का भी हिसाब किताब देना चाहिए। बताओ प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं आजकल? सुना उनका भाषण के नहीं सुना? हमसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम नहीं, कारनामा बोलता है। हमने उनसे कहा कि आपको भी 3 साल काम करते करते हो गया, अगर कोई काम जमीन पर किया हो तो बता दो। अगर हमारा काम बोलता है तो आपका काम न करने वाला कारनामा बोलता है। इधर वो भाषण बहुत लंबा पढ़ करके आती हैं, और जब वो भाषण पढ़ती हैं तो हमने देखा है कि कुर्सियों पे जनता भी सोने का काम करती है। और अब सुना है कि उनकी भाषा बदल गई, सुना है उनकी भाषा बदल गई, कह रहे कि अब पत्थर स्मारक मूर्तियां नहीं, हम विकास करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी हो, वो कौन सा उत्तर प्रदेश का विकास करेगी? सबसे बड़े दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुरंत बाद मायावती ने भी मिर्जापुर में चुनावी रैली की और रैली में मायावती ने पीएम को नेगेटिव दलित माइंडसेट वाला बताया। इसके साथ ही साथ पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के लिए मुहिम शुरू करने की बात भी कही। आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से राज्य बनाने के लिए भी केंद्र की सरकार के ऊपर फिर से दबाव बनाया जाएगा। अर्थात आपके इस जनहित से जुड़े मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपका ये अति पिछड़ा हुआ पूर्वांचल क्षेत्र अलग से राज्य नहीं बन जाता है। आयकर विभाग की रूटीन प्रक्रिया के तहत बीएसपी को भेजी गई चिट्ठी को भी मीडिया में ऐसे प्रचारित करा रहे हैं जैसे इनकी पार्टी की तरह ही हमारी पार्टी के खाते में भी नंबर 2 का पैसा जमा किया हो।
लेकिन इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम आपको मालूम है लेकिन इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वास्तव में ही ये मिस्टर नेगेटिव दलित मैन है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने अमर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बात ना तो सुनती हूं और ना ही बच्चों को सुनने देती हूं। डिंपल यादव से बात की हमारे सहयोगी सोहेल ने। अभी जो रैली देख रहे थे हम, हर जगह अभी तक शोर आ रहा है डिंपल भाभी। तो क्या लगता है कि फाइनली डिंपल भाभी की इमेज अब वोटर्स में छप गई है, अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, डिंपल भाभी चाहिए? मैं समझती हूँ उनको अखिलेश भैया चाहिए और इसीलिए उनको डिंपल भाभी चाहिए। एंड जो भी रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि अखिलेश जी खुद नहीं पहुंच पाए थे तो उन्होंने मुझे भेजा था कि आज आखिरी दिन है तो हमें हर जगह कवर करना है, तो उधर भेजा गया है। मैं समझती हूँ लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। एंड व्हाट्स योर असेसमेंट डिंपल, जब आप जा रहे हैं लोगों का रिस्पांस आ रहा है तो उससे एक आपके जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या आ रही है? आई थिंक बहुत पॉजिटिव है एंड लोग चाहते हैं कि एक दोबारा हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री बने जो अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहता है और जिसने एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है प्रदेश को। जब आप ये चॉपर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और आपको ये चैंट सुनाई देते हैं, क्योंकि आई थिंक आपका पहला इलेक्शन है जिसमें आप इतना इंटेंसिव कैंपेनिंग कर रही हैं, तो एक पर्सनल क्वेश्चन था, लगता कैसा है आपको? नहीं, अच्छा लगता है। सब कार्यकर्ता हैं, सब जनता है, बहनें हैं, माताएं सब हैं, तो इट्स वेरी गुड एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिव है एंड आई होप कि वी आर गोइंग टू विन विद द मेजॉरिटी। माय फाइनल 2 क्वेश्चंस। हमने कल एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक किया कि नाउ देयर इज अ चेंज इन स्ट्रैटेजी, नाउ द अलायंस इज गोइंग टू डंप मिस्टर गांधी एंड अखिलेश भैया एंड डिंपल भाभी आर गोइंग टू टेक ओवर। Is that correct? ऐसा कुछ नहीं है। 4 तारीख को रोड शो भी हो रहा है हमारा बनारस में एंड दोनों युवा जो नेता हैं, जो अखिलेश जी हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज हम नहीं चाहते कोई भी कंफ्यूजन हो। और लास्ट 2 फेजेस का चुनाव बच गया है, लोग मन बता चुके हैं एंड आई थिंक सो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। पर आज अमर सिंह जी कह रहे हैं कि उनको मुलायम सिंह जी ने बताया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे जब आप सुनते हैं तो उन पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? मैं ऐसे लोगों की बातें सुनती ही नहीं हूँ। टीवी में आते हैं तो मैं तुरंत बंद कर देती हूँ। बहुत ही गंदा रिएक्शन था अमर सिंह का नाम सुनकर। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं तो बातें सुनती ही नहीं हूँ। जैसी टीवी पे आते हैं तो ना बच्चों को सुनने देती हूँ, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। ऐसे लोगों की, कैसे लोगों की? See, now you can take the action there, like the camera there, and you can see your action, you know. All right, my final question. जो आजकल अमित शाह की रैली में भी ये मुद्दा उठा है गायत्री प्रजापति का, वो अनट्रेसेबल हो गए हैं, तो लगता है ये वोटर में भी ये रेजोनेट करेगा? गायत्री प्रजापति को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शीट कर रही है। मुझे नहीं लगता है, जनता मन बना चुकी है। अगर गायत्री प्रजापति जी आरोपित सिद्ध होते हैं तो जो भी प्रक्रिया होगी उसको अपनाया जाएगा। और इसी तरह मैं समझती हूँ सबके साथ यही होता है, और अगर वह निर्दोष साबित होते हैं तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वह दोषी साबित होते हैं, जो भी प्रक्रिया अपनाएगी अब पुलिस और कोर्ट, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए अब बीजेपी की बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से एक ऐसी मांग की है जिस पर विवाद हो गया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की मांग है कि बुर्का पहनकर वोट देने वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पुरुष भी बुर्का पहनकर फर्जी मतदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने नजर आया कि डुप्लीकेट अंगुलियों के ऊपर पहन करके और चुनाव में उपयोग किए हैं, तो बुर्के के अंदर चेहरा नहीं देखेगा, इसी के लिए तो हमने पुलिस की मांग की है, महिला पुलिस। ये हताशा भरा बीजेपी का कदम है। इतनी अब तक बीजेपी शिकायत कर चुकी चुनाव आयोग में, और मेरा तजुर्बा है कि कमजोर ही शिकायत करता है, ताकतवर कभी शिकायत नहीं करता है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्षी पार्टियों का ये घमासान बुर्के पर मचा हुआ है। ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। सभी पार्टियां इस विवाद में कूद पड़ी हैं। इतने बरस हो गए चुनाव के, एक से एक बात कर रहे हैं। सिर्फ है ना रिलीजियस बेसिस पे जो बंटवारा है उसके लिए रोज बयान देते हैं, उसी का एक हिस्सा ये भी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत बीजेपी की एक चिट्ठी से हुई, जिसे पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है।
इसमें बुर्का पहनकर वोट देने आने वालों की जांच के लिए महिला पुलिस बल का बंदोबस्त करने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिला मतदाता बुर्का पहनकर मतदान करने आती हैं। उनकी सही पहचान के लिए पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे ऐसे मतदाताओं की पहचान पत्र की जांच कर फर्जी मतदान की आशंका समाप्त हो सके। बीजेपी की इस मांग को विपक्षी पार्टियां ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही हैं। विरोधियों ने तो इसे एक कदम आगे ले जाते हुए बुर्के के साथ ही घूंघट की भी जांच की मांग करती है। घूंघट की बात नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। घूंघट हर धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। देहात में हर धर्म के लोग की महिलाएं अगर उस समाज में माहौल है तो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ बुर्के की बात इसलिए की कि इसमें हिंदू मुस्लिम की फीलिंग आएगी और पोलराइजेशन से उनको वोट मिलेगा। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है। अब वो अपना अंतिम कार्ड खेल रहे हैं कि किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। फिलहाल बुर्के पर विवाद का मामला चुनाव आयोग के पास है। घूंघट पर भी मांग उठी है और अगर इसकी भी शिकायत हुई तो आयोग के लिए हर बूथ पर महिला पुलिस लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं सबसे बड़े दंगल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए बुर्के में आने वाली मतदाताओं की जांच होना जरूरी है। योगी ने अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या से लोकतंत्र को खतरे की आशंका भी जता दी। महाराज जी, आप लोग 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम महिलाओं के साथ की बात करते हैं, लेकिन अभी आपकी ही पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बुर्का पहन के महिलाएं आ रही हैं, उनकी जांच की जाए, उसके लिए बड़ी संख्या में जो है महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाए। देखिए, दोनों अलग अलग पक्ष हैं। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बड़ी आबादी को आप उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। 3 तलाक के मुद्दे पर पार्टी की जो राय थी वह हम लोगों ने पहले ही व्यक्त कर दी है। जहां तक चुनाव की निष्पक्षता की बात है, उसकी पारदर्शिता और शुचिता के लिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति मतदान करने जा रहा है उसका शकल सूरत सामने वाला व्यक्ति देख सके। और स्वाभाविक रूप से महिला पुलिसकर्मी की बात की जा रही है कि महिला पुलिसकर्मी इस चीज़ को चेक करें या महिला अधिकारी कोई अधिकारी चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति बार बार मतदान कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि बुर्का की वेश में कोई पुरुष जो है मतदान कर रहा है। तो एक चुनाव की निष्पक्षता और आदर्श आचार संहिता लागू है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, इस देश से एक मांग की गई होगी। महाराज जी, एक अभी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि बड़ी तेजी से देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और आप लोग समय समय पे ये आवाज भी उठाते रहे हैं। इस रिपोर्ट पे देखिए, ये तो जनगणना के आंकड़े 1991, 2001, 2011 ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि देश जनसांख्यिकीय संतुलन की ओर बढ़ रहा है। 1951 में इस देश के अंदर 84% हिंदू थे और आज उनकी संख्या घटकर के रह गई है 79% रह गई है। मुस्लिम और क्रिश्चियन उस समय इस देश के अंदर 12% थे, आज बढ़ के 16% हो गए हैं। तो ये जो जनसांख्यिकीय संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक खतरा है, खतरे की चेतावनी है। जनसांख्यिकीय संतुलन को दूर किया जाना चाहिए, उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, आबादी का संतुलन बनी रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान गिरिराज ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी कानून की बात होती है तो धर्म आड़े आ जाता है। अक्सर अपने भाषणों से चर्चा में आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। आज उन्होंने एक और ट्वीट किया है। सर, आपने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश का कैराना बन जाएगा हर इलाका। मैंने नहीं कहा, मैं आप लोगों से, मीडिया के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वस्तु स्थिति को कबूलने की कोशिश करें। देश में जहां भी
पूरी दुनिया ने जनसंख्या को नियंत्रण किया है, भारत में भी होनी चाहिए। मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी कानून लाया है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहां कोई शरीयत नहीं आता। जब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तब लोगों को धर्म आड़े आ जाता है। और ये भी सत्य है कि भारत के अंदर जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है वहां कैराना की स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तो कहीं नहीं लगता कि ऐसा जो आपका ये ट्वीट है कहीं न कहीं एक अलग दिशा देगा? देखिए साहब, चुनाव तो हर कहीं न कहीं चलते रहता है और आप लोग हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं। ये देश से जुड़ा हुआ विषय है। अगर देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है तो भी जनसंख्या नियंत्रण करना है, देश को सामाजिक समरसता के अंदर रखना है तो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्यू रिसर्च ने कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कोट किया है, उसी के ट्वीट को हमने रीट्वीट किया है। तो कैराना कहाँ से आ गया? कैराना का क्यों इतना एम्फेसिस हर बार चुनाव के दौरान, हर बार कैराना? नहीं, ये आप हर बार चुनाव, मैं तो सालों से बोल रहा हूं कि जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है वहां सामाजिक संतुलन बिगड़ा है।